नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। फेमस हॉस्पिटल पहुंची जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। जांच एजेंसी आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद एक्शन। जम्मू कश्मीर पुलिस अस्पताल के अंदर कर रही जांच। अस्पताल में स्टाफ से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। आदिल अहमद की शादी में गए स्टाफ के लोगों से पूछताछ। अस्पताल में स्टाफ से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। आदिल अहमद की शादी में गए स्टाफ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर से खबर। फेमस हॉस्पिटल पहुंची J&K पुलिस। जांच जारी। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस अस्पताल के अंदर जांच कर रही है। तो अस्पताल में स्टाफ से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आदिल अहमद की शादी में गए स्टाफ के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर से ये बड़ी जानकारी। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पुलिस अस्पताल के अंदर जांच कर रही है। अस्पताल में स्टाफ से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। तो आदिल अहमद की शादी में गए स्टाफ के लोगों से ये पूछताछ हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रभान सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रभान, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि सहारनपुर के यहाँ फेमस केयर हॉस्पिटल में यहाँ पर जम्मू कश्मीर की इस समय पुलिस पहुंची हुई है। इसके अलावा जो जांच एजेंसी है वो यहाँ पे पहुंची हुई है और जो यहाँ पे जो है गहनता से यहाँ पे जांच की जा रही है। खासतौर से आदिल का जो केबिन है उसकी यहाँ पे तलाशी ली गई है और साथ ही जो यहाँ पर जो डॉक्टर आदिल जो है उसके यहाँ पे जो स्टाफ के लोग थे, उनके जो साथी थे, उन सभी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से वहाँ पे उनको अलग अलग केबिन में उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सहारनपुर की पुलिस के अलावा जांच एजेंसी और साथ ही जम्मू कश्मीर की पुलिस और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है वो भी यहाँ पर है। मैं बताऊं कि यहाँ पर जो काफी समय से पूछताछ जारी है और जो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों को अलग से भी पूछताछ की जा रही है और ये निश्चित तौर पे कोई ना कोई अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या चीज निकल के सामने आती है। और जो है क्योंकि यहाँ पे जो टीमें हैं उनकी जो जांच है वो अलग तरीके से यहाँ पे हो रही है और इसके अलावा हम बात करें तो हो सकता है कि इसके अलावा भी एक दो जगह और कहीं पे भी जांच यहाँ पे चल रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया चंद्रभान इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और खबर लखनऊ से है, जहां एटीएस की रडार पर शाहीन की टीम डी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। टीम डी में शामिल थे शाहीन के डॉक्टर। साथ ही चैट बॉक्स में स्पेशलिस्ट कोडवर्ड से बातचीत होती थी। पैसे, हथियार और रेकी के लिए अलग शब्द प्रयोग थे। टीम डी जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर से जुड़ी। चैट बॉक्स पे स्पेशलिस्ट कोडवर्ड से बातचीत होती थी। पैसे, हथियार और रेकी के लिए अलग शब्द का इस्तेमाल होता था। टीम डी जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। टीम डी में शामिल थे शाहीन के डॉक्टर साथी। और हमारे सहयोगी इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी है। वर्षा, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? कहीं जांच पड़ताल की निगाहों में आ चुका है और ये पता चला है कि टीम डी का जिक्र सबसे ज्यादा किया जा रहा था। टीम डी का जिक्र जैश-ए-मोहम्मद के चैट में भी कहीं ना कहीं दिखा और टीम डी में सबसे ज्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व थे, स्पेशलिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट थे, मेडिसिन के डॉक्टर थे। और जिस तरीके से लगातार टीम डी के डॉक्टरों को पकड़ा जा रहा है, ये साफ हो चुका है कि जो चैट बॉक्स में जो कोडवर्ड था वो डिकोड हो चुका है। कहीं ना कहीं ऑपरेशन की तैयारी का मतलब था पैसे का इंतजाम करना, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के इंतजाम करने का मतलब था कि किस तरीके से रेकी किया जा सकता है। तो एक एक कोड वर्ड दिया गया था, मेडिकल का कोड वर्ड था, जिसमें साफ तरीके से देखा गया कि ये कोड वर्ड कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था ब्लास्ट की तैयारी को लेकर और ब्लास्ट की तैयारी में ही इन कोड वर्ड का यूज किया जा रहा था। और जिस तरीके से अब एटीएस की पूरी तरीके से टीम डी जो है एटीएस की रडार पर है, एटीएस पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और ये देख रही है कि आखिर किस तरीके से जो ये टीम डी है वो वर्क करती थी, क्या क्या चीजें और इसके निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि टीम डी के ही सदस्यों की लगातार जो सहभागिता है वो नजर आ रही है। चाहे हापुड़ हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, इन सभी जगहों पर टीम डी के ही सदस्य नजर आ रहे हैं और टीम डी को लीड करने वाली शाहीन
के चैट बॉक्स से ये सारी चीजें अब धीरे धीरे वायरल हो रही है कि आखिर किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के जो भी चीजें थी उसको लगातार ग्राउंड पे रखने का काम कर रही थी और ये सारी चीजें लगातार सामने आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। खबर वाराणसी से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद एनएसजी की मॉक ड्रिल हुई है। एनएसजी ने यहां पे एटीएस, एनडीआरएफ और वाराणसी पुलिस भी इसमें शामिल रही। गंगा में खड़े क्रूज में फंसे यात्रियों को निकालने का ये रिहर्सल हुआ है। वाराणसी और अयोध्या का आतंकियों का ये निशाना था। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत अन्य जगह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। वाराणसी में पहले भी 4 सीरियल ब्लास्ट हो चुके हैं, इसीलिए वाराणसी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो एनएसजी के साथ एटीएस, एनडीआरएफ और वाराणसी पुलिस ने साथ मिलकर ये मॉक ड्रिल किया है, जहां क्रूज में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी आकाश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर? चूंकि वाराणसी पहले भी इस तरह के बम धमाकों से दहल चुकी है, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं या चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाए। बिल्कुल, देखिए पूर्वा, जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ उसके बाद पूरे देश को हाई अलर्ट पे रखा गया, लेकिन खुफिया विभाग ने जो जानकारी जुटाई इसमें एक तथ्य भी सामने आया है कि जो ब्लास्ट करने वाले लोग थे वो दरअसल काशी में देव दीपावली के दिन ब्लास्ट करने की साजिश थी, काशी और अयोध्या पर, जिसके बाद काशी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। उसके साथ ही आज रविदास घाट पे एनडीआरएफ की टीम के साथ एनएसजी कमांडो के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। इसमें एक कहानी गढ़ी गई थी, गंगोत्री क्रूज पर जो आतंकवादी है वो पर्यटकों को पकड़ लिए हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से कुछ जवान क्रूज पे उतरते हैं, एनडीआरएफ के लोग बोट स्टीमर से नाव पे जाते हैं, कुछ जो जवान थे एनएसजी को तैरते हुए बोट पे पहुंचते हैं, उसके बाद आतंकवादी को ढेर करते हैं और फिर उनको सुरक्षित बाहर निकालते हैं। कल फिर यानी कि कल सुबह 7 बजे एक बार फिर मॉक ड्रिल होगा। दरअसल मॉक ड्रिल करने का वजह भी है, जो जानकारी छन के बाहर से आ रही है, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, ये जानकारी ये है कि देव दीपावली के दिन काशी में बड़ा धमाका करने वाले थे ये आतंकवादी, जिसको लेकर पूरे काशी को अभी भी हाई अलर्ट पे रखा गया है और कल फिर मॉक ड्रिल किया जाएगा घाटों पर। ठीक है, बिल्कुल। चूंकि आकाश, देखिए लगातार मॉक ड्रिल भी हो रही है, तो ऐसे में वहां की पब्लिक का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए, पब्लिक अभी तक घबराई हुई है, संशय है दिल्ली में ब्लास्ट के बाद, तो प्रशासन का पब्लिक सहयोग भी कर रही है और उसके साथ ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल लोगों से अपील भी की है। गंगा घाट पर जाके दशाश्वमेध घाट पर जहां पे गंगा आरती हुई, साथ साथ उनका अपील था कि कहीं भी सार्वजनिक जगह पे कोई बैग दिखे, कोई संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होता है तो आप पहले पुलिस को सूचना दें और उस पे नजर बनाए हुए रखें और उससे दूर रहें। तो लोगों को जानकारी भी दी जा रही है, जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं खुफिया विभाग का लापरवाही सामने आया, ब्लास्ट हुआ, तो ऐसे में काशी के लोगों से भी अपील किया जा रहा है। साथ साथ काशी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खुफिया विभाग लगातार सक्रिय है, ड्रोन कैमरे से काशी विश्वनाथ, उसके साथ ही काल भैरव, उसके साथ ही संकट मोचन मंदिर पे नजर बनाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में एक बार नहीं 4 बार आतंकियों ने काशी को दहलाने की साजिश को पूरा किया है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। मथुरा से खबर, जहां धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। नीले रंग की वर्दी, पुलिस के जूते पहनकर यात्रा में उसने एंट्री की थी। संदिग्ध के गले में यूपी पुलिस का आई कार्ड भी था। संदिग्ध को हिरासत में लेकर उसे कोसी कला थाने भेजा गया है। पकड़े गए संदिग्ध से पुलिस टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। नीले रंग की वर्दी, पुलिस के जूते में उसने इस यात्रा में एंट्री ली। उसके गले में यूपी पुलिस का आईडी कार्ड भी था। पकड़े गए संदिग्ध से पुलिस की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। उसके हाव भाव से पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे फौरन हिरासत में लिया गया है और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी वीर नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीर नारायण, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? फिलहाल जो संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, क्या उससे कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज सनातन धर्म की पदयात्रा धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में हरियाणा से यूपी में प्रवेश कर रही थी, तो कोटवा बॉर्डर
कोसीकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब स्वागत समारोह धीरेन्द्र शास्त्री का चला था, तो उसी दौरान एक पुलिस की भेष में, यानी कि जो एलआईयू की जो टीमें होती है, एसपीजी के सुरक्षा कर्मी होती है, जो सादा वर्दी जो होती है, नीली ड्रेस में एक संदिग्ध व्यक्ति जो यूपी पुलिस का आई कार्ड डाल के और पुलिस के जूते पहने वो भीड़ में घुसा था। और भीड़ में घुसने के बाद जिस तरीके से पुलिस और विभाग की टीम वहां जैसे सक्रिय थी, उनकी निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। उससे कई बार पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के द्वारा उसे नजदीकी थाना यानी कोसीकला थाने ले जाएगा। वहां लगातार पुलिस की टीमें जो लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बयान लगातार बदल रहा है। यही वो कारण है कि अभी तक उस संदिग्ध व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। तो लगातार पुलिस की जो टीम है उसे कड़ाई से पूछताछ करने में जुटी है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये व्यक्ति किस मंसूबे से इस सनातन पदयात्रा के अंदर घुसा था, क्योंकि जिस तरीके से उसने उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आई कार्ड है वो गले में डाल रखा था और नीले रंग की जो ड्रेस है वो पहन के और लाल रंग के जो जूते जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहनते हैं, उस तरीके से वो घुसा था। लेकिन जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा कड़ी की गई थी, उसी के अनुरूप जब खुफिया विभाग के और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी निगाह उस व्यक्ति पर पड़ी तो तत्काल उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद उसे तत्काल कोसीकला थाने पहुंचाया। कोसीकला थाने में अब लगातार पुलिस जो जवान है, खुफिया एजेंसी की जो टीम है, वो लगातार संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया वीर नारायण शर्मा इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां गोमती रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार मामला, कार्य में शामिल इंजीनियरों की प्राइम पोस्टिंग। शासन का आदेश है, नहीं मानता सिंचाई विभाग। शासन के पत्र के बावजूद दी गई नई तैनाती। शासन ने इंजीनियरों की तैनाती पर आपत्ति जताई है। ये बड़ी जानकारी, सिंचाई विभाग से मांगा गया था स्पष्टीकरण। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यमुना रिवर फ्रंट को लेकर ये खबर आ रही है सामने। माफ कीजिएगा, गोमती रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार मामला, लखनऊ से खबर, जहां कार्य में शामिल इंजीनियरों की प्राइम पोस्टिंग यहां पर हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि शासन का जो आदेश है वो सिंचाई विभाग नहीं मानता है। शासन के पत्र के बावजूद भी यहां पर जो नई तैनाती है वो कर दी गई है। शासन ने इंजीनियरों की जो तैनाती है उस पर आपत्ति जताई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से आपको दे रहे हैं, जहां गोमती रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार मामला, कार्य में शामिल इंजीनियरों की जो प्राइम पोस्टिंग है उसे लेकर अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं। शासन का आदेश नहीं मानता है सिंचाई विभाग। शासन के पत्र के बावजूद नई तैनाती दी गई है। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला 1300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला है। इसको लेकर सीबीआई एक तरफ जांच कर रही है, दूसरी तरफ शासन सिंचाई विभाग को पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि इनको फील्ड तैनाती से बाहर रखा जाए, यानी फील्ड तैनाती ना दिया जाए। लेकिन सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारी इसमें किसी ना किसी तरीके से साठगांठ कर तमाम गोमती रिवर फ्रंट में काम करने वाले इंजीनियरों की तैनाती दे रहे हैं। जैसे कि कुशीनगर बाढ़ खंड में मुकेश कुमार को तैनाती दी गई है, विधिचंद पांडे को तैनाती बाराबंकी में बाढ़ खंड में दी गई है, और इसी तरीके से तमाम ऐसे इंजीनियर हैं जिनको फील्ड में तैनाती दी गई है जहां पर वो वित्तीय लेन देन करते हैं। लेकिन अगर सिंचाई विभाग के उच्च अधिकारियों की बात की जाए तो उनका कहना है कि वो कोई कमेटी बनाए हैं, उसके आधार पर उनको जो है पोस्टिंग दी जा रही है और उनको लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। लेकिन अगर किसी मामले की सीबीआई जांच चल रही है और शासन लगातार विभाग को पत्र लिख रहा, सिंचाई विभाग को, और कह रहा इनके ऊपर कार्रवाई करो और इनकी तैनाती जो है प्राइम पोस्टिंग पे ना करो, फील्ड में इनकी तैनाती ना करो, क्योंकि वित्तीय लेन देन में अनियमितता हो सकती है। और ये सारे लोग सिंचाई विभाग जो हैं सीबीआई जांच के रडार पे हैं और अभी जांच चल भी रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में सीबीआई कुछ लोगों को और उठा सकती है, हिरासत में ले सकती है। कुछ लोगों पर चार्ज फाइल भी कर चुकी है और 2 लोग इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। तो अपूर्वा, एक बहुत बड़ा मामला है कि विभागीय साठगांठ के चलते जो आरोपी इंजीनियर हैं या गोमती रिवर फ्रंट में काम किए हैं उनको विभाग तैनाती दे रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं विभाग में भी आक्रोश है और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं
या इस मामले की कंप्लेन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कंप्लेन की गई है और इसमें कुछ जांचें भी चल रही हैं, लेकिन नियमों को ताक पर रख के और शासन के आदेशों को नज़रअंदाज करके कोई ना कोई रास्ता बना करके इनकी तैनाती की जा रही है। और जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही उसमें यही बताया जा रहा है कि जो इनको लिस्ट से बाहर निकाला गया है वो कहीं ना कहीं साठगांठ का नतीजा है और इस तरीके से ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा बनता है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए। खबर बाराबंकी से, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। कई किलोमीटर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। थाना टिकैतनगर क्षेत्र के सराय बरई गांव का ये पूरा मामला है। कई किलोमीटर तक सुनाई दी है धमाके की आवाज। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। आसपास के घरों की खिड़कियां तक हिल गई हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी। ये बड़ी खबर तो बाराबंकी से ये जानकारी, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल हुए हैं। कई किलोमीटर दूर तक यहां पर धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दी है। डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंच गए। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शिवम, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे धमाके को लेकर? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है वो टिकैत नगर के सराय बरई गांव की है। यहाँ पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है और उसमें 2 लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं। मतलब 2 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे और उन्होंने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की और 5 लोगों के घायल होने की बात यहाँ पर कही है। घायलों का समुचित इलाज स्थानीय अस्पतालों में कराया जा रहा है। और जो घटना हुई है वो काफी धमाकेदार घटना थी, चूंकि यहाँ पर पटाखा बनाने का काम किया जाता था। आईजी रेंज ने अपने बयानों में ये बताया है कि ये लाइसेंसी पटाखा फैक्ट्री थी जहां पर 2 लोग काम कर रहे थे। अब ये विस्फोट कैसे हुआ इसकी पूरी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ये चीजें और ये क्लियर होंगी। सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। ये तथ्य तभी निकल कर आएंगे जब जांच होगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। बहुत ही धमाकेदार घटना थी। जैसे ही ये धमाका होता है आसपास के गांवों में जो है अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। और यहाँ पर 2 लोग थे, उनके जहाँ पर चीथड़े मतलब उनके मांस के टुकड़े अगल बगल दिखाई दिए। मतलब ये धमाका इतना जोरदार था कि अगल बगल के गांवों की दीवारें तक हिल गई और ये धमाका लगातार होता रहा। और अभी मौके पर फिलहाल डीएम एसपी पहुंचे, उसके बाद आईजी रेंज अयोध्या वहां पर पहुंचे। सारे पहलुओं पर वो जांच कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि आग किस तरीके से लगी, मतलब विस्फोट किस तरीके से हुआ। बिल्कुल शिवम, ये अवैध जो पटाखा फैक्ट्री है ये कब से यहाँ पर संचालित हो रही थी? क्या इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास थी, प्रशासन के पास थी? क्योंकि ये अवैध तौर पर है तो फिर इसका संचालन कैसे हो रहा था? नहीं, बिल्कुल आईजी रेंज अयोध्या ने अपने बयानों में भी ये बताया है कि ये पटाखा फैक्ट्री जो थी वो लाइसेंसी थी, लेकिन मानक के अनुरूप यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा था। मतलब छोटा लाइसेंस था और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। इसी को लेकर के यहाँ पर विस्फोट हो गया और 2 जानें चली गई। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवम इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।